राजीव, मैं आपका रुख कर रही हूं। अगर सहयोगी और अपने ही कुछ नेता अगर इस नारे से इतने संतुष्ट नहीं नजर आ रहे तो क्या बीजेपी, क्योंकि अब तो वक्त भी नहीं है और ये तो उनका कोर एजेंडा रहा है हिंदुत्व। अगर विपक्ष संविधान आरक्षण की बात कर रहे हैं तो लगातार यहां पर बीजेपी की तरफ से वो अपने कोर एजेंडे को लेकर उठाती रही है। यहां पर भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या अब ये कहीं ना कहीं उनको डेंट करता दिख रहा है, इसलिए सहयोगी दलों को ये तस्वीर नजर आ रही है? और अगर बटेंगे कटेंगे नहीं चलता है तो क्या संविधान आरक्षण चलता है क्या महाराष्ट्र में? देखिए, आपने सहयोगी दलों की बात की। मैं नागपुर में हूँ, देवेंद्र फडणवीस यहीं से हैं, यहाँ चुनाव भी लड़ते हैं। और उनसे जब इस बारे में कहा गया तो उन्होंने भी ये बात कही कि बटोगे तो कटोगे को गलत तरीके से लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जो कहा, एक है तो सेफ है, और इसको हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए। बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के अलावा बटोगे तो कटोगे बीजेपी के किसी नेता ने, मुझे नहीं लगता कि सार्वजनिक तौर पर या रैलियों में इस भाषा का प्रयोग किया हो। और योगी आदित्यनाथ ने ये उत्तर प्रदेश में कहना, मैंने कई बार ये बताया कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद विधानसभा के जो उपचुनाव वहाँ 9 सीटों पर हो रहे और वहाँ जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हुआ, हिंदू वोटों में जो ध्रुवीकरण की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जिस आशा और आस में थी, वो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ और पीडीए वहाँ पर अखिलेश यादव का चला। और उसके बाद उन्होंने ये नारा दिया। देखिए, जहां तक महाराष्ट्र की धरती की बात है और महाराष्ट्र में चुनाव की बात है, एक बात तो मानना पड़ेगा आपको कि इस देश में सबसे ज्यादा कट्टर हिंदुत्व की बात करने वाली पहली पार्टी शिवसेना थी। और मराठी अस्मिता और कट्टर हिंदुत्व की बात करने वाले बाला साहब ठाकरे बहुत सारे मुसलमानों के प्रिय हैं और उनकी पार्टी में मुसलमान भी अच्छी खासी संख्या में। अगर आज की तारीख में माइनॉरिटी में महाराष्ट्र में आप पूछेंगी तो उद्धव ठाकरे के समर्थन में आपको माइनॉरिटी का एक बड़ा तबका दिखाई देगा। वो चुनाव में भी दिखाई दिया और वो मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में उद्धव ठाकरे को नेता या पसंद करने वालों की संख्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, नागपुर में हूँ तो वैसे तो मैंने कल अपने कार्यक्रम में दिखाया, लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1925 में कट्टर हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा की को लेकर के डॉक्टर हेडगेवार ने यहीं पर आरएसएस की स्थापना की 1925 में। और भारत में तमाम राज्यों में आरएसएस की विचारधारा पर चलते हुए बीजेपी ने तमाम राज्यों में सरकारें बना ली, लेकिन सबसे लेट अगर सरकार बनी तो बीजेपी की महाराष्ट्र में बनी। वो भी तब बनी जब वो शिवसेना की उंगली उन्होंने पकड़ा और बाला साहब का साथ लिया। उसके बाद वो बना पाए, सबसे बहुत राज्यों में बनने के बहुत बाद। और उसके बाद अगर आप देखें, ये नागपुर का जो संसदीय सीट है, आज़ादी के बाद सिर्फ 1996 में एक बार बीजेपी जीत पाई और नितिन गडकरी पिछले 3 बार से जीत रहे। खैर, नितिन गडकरी की जो प्रतिष्ठा, पूरे देश में काम करने वाले मंत्री, नेता और इस तरह के बयान उन्होंने कभी दिए भी नहीं है। और नितिन गडकरी भी यहाँ माइनॉरिटी के लोगों में काफ़ी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। आप नागपुर आए तो आपको पता चलेगा। देवेंद्र फडणवीस को भी माइनॉरिटी के लोग उनको उस तरीके से नहीं देखते हैं, न मानते। तो जो आरएसएस का गढ़ है, वो उसका जो मुख्यालय है वो नागपुर मध्य विधानसभा में आता है। 2009 के पहले बीजेपी वहां खाता नहीं खोल पाई थी, 2009 से लगातार 3 बार जीत रही। तो ये तो नागपुर में हुआ, इसी से आप महाराष्ट्र की राजनीति का असर देख सकते हैं। दूसरी बात, यही नागपुर आरएसएस के मुख्यालय के तौर पर अगर जाना जाता है, और तो दूसरी बात है, यही नागपुर दीक्षा भूमि की वजह से भी जाना जाता है, जहां 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और वो 22 प्रतिज्ञाएं ली, जिसमें हिंदू देवी देवताओं को न मानने की बात कही गई। वो भी इसी नागपुर में दीक्षा भूमि पर ली गई वो प्रतिज्ञाएं थी। तो ये और कोई भी पार्टी हो, किसी में भारत की किसी भी पार्टी के नेता में या पार्टी में दम नहीं है जो बाबा साहब अंबेडकर की उपेक्षा करके इस देश में राजनीति कर सके। हम सब के लाइन में आप देखते होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, सब के जुबान पर बाबा साहब अंबेडकर रहते हैं। तो ये जो महाराष्ट्र की राजनीति को मैं इस तरह से, और विनोद जगदाले मुझसे कहीं ज़्यादा महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के समाज के बारे में जानते, उन्होंने ज़्यादातर बातें कह दी। लेकिन संविधान और आरक्षण, वो तो कोई बात शुरू हो रही है बीजेपी से तो राहुल गांधी उसको संविधान, आरक्षण तक और जातिगत जनगणना तक उसको घुमा रहे।
और राहुल गांधी कोई बात शुरू कर रहे हैं तो उसको बीजेपी जो है वो आरक्षण और हिंदुओं में बांटने और एक है तो सिर्फ है वो उधर घुमा रही। ये दो तरफ से गेंदबाजी, दो तरफ से बल्लेबाजी दोनों में चल रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जमीन पर महाराष्ट्र की लड़ाई विधानसभा क्षेत्रवार है और विधानसभा क्षेत्रवार कौन 20 पड़ेगा, किसके साधन संसाधन ज्यादा होंगे, उम्मीदवार किसका ज्यादा मजबूती से लड़ेगा, किसके कार्यकर्ता और बूथ मैनेजमेंट किसका अच्छा होगा, वही चुनाव जीतेगा। प्रधानमंत्री वैसे भी कल से विदेश के दौरे पर जा रहे हैं और कल वो पूरे महाराष्ट्र के बूथ कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू होंगे। कार्डर के तौर पर, बूथ मैनेजमेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं है। हरियाणा में हारी हुई बाजी पलट के उन्होंने दिखा दिया। चुनाव लड़ने का जो तरीका बीजेपी के पास है, जो साधन संसाधन है, उसका तो कोई तोड़ किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। लेकिन बात वही है कि ये सारी जो कवायद है, यहाँ के बगल का जो रामटेक लोकसभा क्षेत्र है, जो एक चला था ना लोकसभा में कि जो राम से जुड़ी जितनी जगहें थी वो सब भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो रामटेक भी हार गई। यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर वो जो राम से जुड़ा वहाँ पर स्थल है। तो कुल मिला के मेरा लब्बो लुबाब यही है कि ये नारे रैलियों में तो बोले जा रहे हैं। विनोद ने कहा कि एक जगह योगी आदित्यनाथ की रैली में भीड़ नहीं जुटी। मैं अमरावती की एक गुजर रहा था, मैंने देखा योगी आदित्यनाथ की रैली में इतनी भीड़ थी जितनी उत्तर प्रदेश के जनसभाओं में नहीं होती है। तो अलग अलग तरीके का मैनेजमेंट है रैलियों में, भीड़ मैनेजमेंट से आती है। आपको पता है, अब कोई आम आदमी किसी नेता को सुनने साइकिल चला के तो जाता नहीं। वो अंतिम नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद अब आपको बुलाना ही पड़ता है साधन संसाधन से, उसमें आ जाए तो खुश, ना आ जाए तो खाली। ठीक है, लेकिन राजे अब यहाँ पर ठीक है, अगर नारे यहाँ पर सिर्फ ये नारेबाजी ही है जिसमें जो है हर जातियों की और धर्मों की बात की जा रही है, धार्मिक ध्रुवीकरण की हो, जातीय समीकरण की हो, लेकिन महाराष्ट्र में एमएमडी जो फैक्टर है, क्योंकि लगातार हवाला यहाँ पर विपक्ष लोकसभा चुनाव का देता है, अपनी जीत का देता है, तो यहाँ पर वो कितना सफल होता और किस तरफ जाता दिख रहा है, क्योंकि यही वोट बैंक है, वो वही कुर्सी पर कौन बैठेगा बहुत हद तक यही डिसाइड करता है। देखिए, लोकसभा चुनाव तो निश्चित तौर पर वो संविधान का मामला और बीजेपी का 400 पार का नारा उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। और संविधान बचाने की जो मुहिम राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने शुरू की, उसका असर लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा पड़ा महाराष्ट्र में। पहली बात तो ये। दूसरी बात, योगी उस समय उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति लोगों की सहानुभूति भी जरूरत से ज्यादा थी, क्योंकि इनके चुनाव चिन्ह छीन लिए गए थे, इनकी पार्टियां तोड़ दी गई थी और हर तरीके से लोगों की एक सहानुभूति की। शरद पवार इस उम्र में और बीमारी के बावजूद उनकी पार्टी छीन ली, उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया। 25 साल पुराना साहेब के साथ खड़ा होना है। और शरद पवार ने जहां उनका प्रभुत्व वाला इलाका था वो सीटें गठबंधन में ली और चुनाव में पूरे अपने आप को झोंक दिया और सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आए। कांग्रेस पार्टी को संविधान का फायदा मिला और मराठवाड़ा में पूरा बीजेपी को नुकसान मनोज जरांगे पाटिल की वजह से हुआ। और एक बात और, मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण की तो बात करते हैं, साथ साथ दलित और मुस्लिम गठजोड़ की भी बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। और अगर आप पैटर्न देखिए तो मराठा मुस्लिम गठजोड़ महाराष्ट्र की राजनीति में रहा है। तो अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी बटोगे कटोगे करते हो तो उस मराठा वोटों पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ने की संभावना रहती है। और महाराष्ट्र की राजनीति जैसे उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल और मध्य, वैसे ही महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में कुछ दूसरे फैक्टर है, विदर्भ में कोई दूसरा फैक्टर है, पश्चिम महाराष्ट्र में कोई दूसरा फैक्टर है, मुंबई शहर में 36 सीटों पे कुछ दूसरे फैक्टर है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मसले हैं। मूल बात वही, उम्मीदवारों पर ज्यादा मामला है। पूजा।